आज बच्चों हम लोग यहाँ पर पर्यावरण पे चिंता जो हो रही है उस पर बात करने के लिए आए हैं। आपने देखा होगा हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, है ना। मौसम परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी नवंबर के महीने में हैं हम, लेकिन अभी भी उतनी ठंड नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। ये सब चिंता का विषय है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं। इसके अलावा जो हमारे वन्य जीव हैं जो इकोसिस्टम बैलेंस करते हैं वो सब अभी संघर्ष कर रहे हैं, मानव संघर्ष कर रहा है। कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जो हमको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, तो उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और बच्चों को इसलिए इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि आप एक ऐसा वर्ग है समाज का कि जो सबसे ज़्यादा ग्रैस्प करता है चीज़ों को, और फिर आगे आप जितने जितने बड़े होंगे उन सब चीज़ों को समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऑफिस में, अपने समाज में। आप बड़े होंगे तो आप नौकरी करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, आप लीडरशिप को ज्वाइन करेंगे, तो सब लोग मिलके एक समाज को बनाते हैं, एक अच्छे समाज को बनाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना बच्चों को अवेयर करें। जो जंगल है वो हमें ज्ञान देते हैं, वो हमें जीवन देते हैं, वहीं हमें पानी मिलता है, वहीं हमें, आप देख रहे हैं कि अगर जंगल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। लेकिन क्या हो रहा है, इतने सुंदर जंगल, इतना सब कुछ, अभी हम जैसे एक जिंदगी जी रहे हैं, हम अपनी सुविधाओं को देख रहे हैं, हम अपने जो हमारा जीवन है उसको और सुलभ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम उन जंगलों को काट रहे हैं या उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसका कारण क्या हो रहा है कि आज हम एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, उसको हम कहते हैं मानव एवं वन्य जीवन संघर्ष। वन्य जीव कौन है? जो जंगल में रहते हैं, जैसे टाइगर है, हाथी है, ये सारे। और जो जीव हमारे साथ रहते हैं, गाय है, वो हमारे लाइफ स्टॉक एनिमल्स। ठीक है, तो उनको हम देख रहे हैं कि वो, आप बहुत बार सुन रहे होंगे ना कि बाघ ने एक महिला को निवाला बनाया, या फिर उसको घायल कर दिया, या फिर हाथी ने खेत रोध दिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, हमारा जो उनसे संघर्ष चल रहा है। अब इस संघर्ष के क्या कारण है, इसके अलावा इसको हम मिटिगेट कैसे करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर आने वाले समय में हम कैसे इस संघर्ष से, जो कि हमारे जो मानव हैं उनकी जान ले रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, वो घायल हो रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहा है, इन सब चीज़ों को बर्बाद होने से रोकने के लिए हम क्या कदम उठाएंगे। तो उससे पहले उसको समझना जरूरी है। अब देखिए, आप देख रहे हैं, पहली फोटो देख रहे हैं, आपको सबको दिख रहा है क्रॉप रेडिंग। तो क्या है, इसका अर्थ है कि वो जैसे हाथी आया, हाथी सबसे ज्यादा आपके खेतों को बर्बाद करता है। तो हाथी आया और उसने खेत रौंद दिए। हाथी वहां क्यों आया? उसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। ठीक है ना, तो भोजन की तलाश में आ रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी को वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आपका घर बना हुआ है और वन क्षेत्र के आसपास कहीं हमारे गांव बसे हुए हैं, तो वहां पर भी वो हाथी, सुअर, ये सब आके आपके जो घर बने हुए हैं, कच्चे घर बने हुए हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टॉक डिस्पर्सन, ये क्या है? ये जो हमारे जो जैसे गाय है, घोड़ा है, हमारे जो पालतू जानवर हैं, जिनको हम अपने घरों में, या जो हमारे जो आवासीय एरिया है उसमें हम उनको पालते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। या फिर आपने देखा ह्यूमन इंजुरी, या फिर हमें वो घायल कर रहे हैं। और घायल क्या, आज की डेट में तो आपने देखा होगा कि कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो ये क्या हो रहा है कि जो जंगल के जो प्राणी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एरिया में आके, हम तो अभी यही मानते हैं कि वो हमारे एरिया में आ रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, क्या वो हमारे एरिया में आ रहे हैं या हम उनके एरिया में जा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत समझदार हैं कि जंगलों को नष्ट करके हम अपना घर बना रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए हम उनके क्षेत्र में चले गए। जब हम उनके क्षेत्र में चले गए तो अल्टीमेटली वो हमारा नुकसान तो करेंगे। अब आप देखिएगा, आपको यहाँ पर लेपर्ड दिख रहा है और घास लाती हुई महिलाएं दिख रही हैं, क्योंकि वो अपने फॉडर के लिए, ईंधन के लिए, लकड़ी लेने के लिए जंगल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको घास लाती हुई लेडी दिख रही है, या फिर हाथी दिख रहे हैं, जो कि हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है या हमारे गांव है जहाँ पर हाथी को भोजन चाहिए, वो वहाँ आ रहा है और उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये कुछ अभी रिसेंटली न्यूज़ थी। हमने देखा कि नकुचे ताल में चारा लेने के लिए जंगल में गई एक महिला को तेंदुए ने मार डाला। अब देखिए, हम भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि हम उनके आवास में जा रहे हैं, उनके रेजिडेंट जहाँ पर है वहाँ हम जा रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि कोई उनके रेजिडेंट में आ रहा है
या फिर जो जंगली जानवर है कब हमला करते हैं? एक तो जब उनको भूख लगती है, भोजन की तलाश में क्योंकि जो शाकाहारी जानवर हैं वो तो खेत और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो मांसाहारी हैं वो क्या करेंगे, उनको शिकार चाहिए अपना, ठीक है ना। तो अब ये तो नहीं देखते कि ये मनुष्य है, ये हिरन है या ये है, उनको एक ऑब्जेक्ट दिखता है, अपना भोजन दिखता है और उसको मारते हैं, ठीक है ना। तो वो एक तो आप जब उनको भूख लगती है, उनको भोजन चाहिए, तब वो आते हैं। और दूसरा, जब उनको हम नुकसान पहुंचाते हैं, उनको लगता है हमको भी अपनी जान की चिंता होती है ना। जब कोई जानवर हमारी ओर आता है तो हम भी उस पर अगर हमारे पास जो भी अस्त्र है उससे हम हमला करते हैं। तो क्या होता है, जब जानवर हमारी ओर आ रहा है तो हम अपनी रक्षा करेंगे। ऐसे ही जब जानवरों को लगता है, जो एनिमल्स को लगता है कि कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर वो हमला करते हैं। मानव वन्य जीवन कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष क्या है, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आज का। आप समझ रहे हैं ना, अभी तक का मैंने जितनी बात की उससे निकल के आ रहा है कि क्या है ये संघर्ष, क्या है। Human wildlife conflict refer to interaction between wild animals and people and the resultant negative impact on people or their resources or wild animals or their habitat. ये क्या हो रहा है, हमारे और जो जंगल के जीव हैं और जो मनुष्य हैं उनके बीच में जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, या तो उनकी जान जा रही है, हमारी जान जा रही है, हम इंजर्ड हो रहे हैं, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, या फिर उनको हम कहीं ना कहीं उनके रेजिडेंट पे, जैसे आपने कहा कि हम उनके घर चले गए, हम उनके रेजिडेंट पे हमने इंक्रोचमेंट किया है, हमने उसमें उनके जो एनिमल हैं उनकी जो वन है उन पे हमने अधिकार कर लिया। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की ही नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, पता है आपको, पूरे देश में। आप एशियन कंट्री में जितनी कंट्रीज देखेंगे, अफ्रीका में देखेंगे, वहाँ पे ये सारे जो जानवर हैं, जो हाथी हैं, टाइगर हैं या भालू हैं, ये सारे जानवर, उनके लिए भी एक समस्या है, उनके लिए भी उन दोनों का भी संघर्ष चल रहा है। मतलब समस्या तो नहीं, क्योंकि अगर वो समस्या होते तो हमारा तो जीवन ही नहीं होगा। वो भी बहुत ज़रूरी है और हमारा जीवन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा की है कि आज हम संघर्ष की स्थिति में आ रहे हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. This is related to destruction and disruption of human life that attribute directly to wild animal. जो मानव जीवन के लिए व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उनका विनाश कर रहे हैं, या फिर एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है वाइल्ड लाइफ, जो हम ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, हमारे और जो वन्य जीव हैं उनके बीच में जो संघर्ष हो रहा है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, मतलब हम नकारात्मक उसका फर्क पड़ रहा है, हमारी जाने जा रही है, उनकी जाने जा रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, ये जो है इसको हम वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, मैंने कहा कि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, हमारे देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। कहीं भी नेपाल आप देखेंगे, एशियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है, अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि अगर हमारे जीव जंतु नहीं रहेंगे तो जो इकोसिस्टम बैलेंस है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगा। हमारे फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ाएगा। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी खतरे में आएगा, और या फिर विनाश की ओर, हम कहते हैं कि जीवन खत्म होने की तरह जाएगा। हम पूरे अगर मानव इतिहास को देखें या जीवन के इतिहास को देखें, तो सबसे पहले जब दुनिया में प्राणी आए या जीवन आया, हम कहते हैं ना, आदम हव्वा से हमारा समाज शुरू हुआ और फिर समुदाय बना जो हमारे मनुष्यों का समुदाय है। तो ऐसे ही जब हम जीवन स्टार्ट हुआ, प्राणी दुनिया में आए, तो हम लोग कहाँ रहते थे? तब जंगल में रहते थे, और जो प्राणी थे वो भी जंगल में रहते थे। लेकिन हमारी सबसे पहली आवश्यकता क्या थी जीवन की? सबसे पहली आवश्यकता हमारी पानी होता है। तो आप देखेंगे जितनी भी सभ्यताएं, जैसे हम कहते हैं ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो सभ्यताएं कहाँ से शुरू हुई? सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के तट पर हुई, जहाँ पर हमको पानी दिखा। पहली आवश्यकता पानी थी, बिना पानी के आप जीवित नहीं रह पाएंगे। और जितने जो वन्य जीव हैं उन्होंने भी उस क्षेत्र को देखा जहाँ पर उनको पीने के लिए पानी मिल रहा था। उसके बाद दूसरी आवश्यकता भोजन। फिर हमारी दूसरी आवश्यकता भोजन। भोजन के लिए हम क्या करते थे? जानवरों को मार के, हमने अपने लिए कुछ औजार बनाए थे, उनसे जानवरों को मार के, या फिर कंदमूल जो होते हैं उसको खाते थे, ठीक है। फिर हमारी तीसरी आवश्यकता क्या थी? रहने के लिए घर चाहिए। तो हम कहाँ रहते थे?
गुफाओं में, कंदराओं में, है ना, या पेड़ों पे, ऐसे हम लोग रहते थे। तो हमने, क्योंकि हमको आंधी तूफान है या जो डिजास्टर वगैरह हो रहा है उससे सेफ अपने आप को करना है, तो हमने अपने लिए घर ढूंढे ऐसे कंदराओं में। फिर क्या आवश्यकता हुई, ठंड से बचना है हमको, कपड़ों की। तो हमने क्या कपड़े पहने, जो जीव जंतु को हम मारते थे उनकी छाल या फिर जो पत्तियां होती थी जंगल में उनसे हमने फिर हमने एक बहुत बड़ी खोज की। क्या थी? आग की खोज की, कि किसी जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने दो पत्थरों को टकराया तो देखा चिंगारी निकल रही है। चिंगारी निकली तो उन्होंने देखा कि चिंगारी से अच्छा इससे तो सूखी घास जल गई। सूखी घास जल गई तो आप उससे हाथ जब रख रहे हैं तो वो गर्म हो रही है, तो इसका मतलब उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। और उन्होंने फिर उसको आग से खाना बनाना शुरू करा। और उसके बाद धीरे धीरे हमने बहुत आविष्कार किए। अच्छा, जो जीव जंतु हैं, जो हमारे प्राणी जो जीव हैं, और उनमें और मनुष्य में क्या एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्या अंतर है हम दोनों में? हम आपस में भी क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सारे जानवर होते तो क्या होता? बातचीत नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो हमारे पास भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है कि अगर मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कहीं पीड़ा हो रही है, या मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे जो कुछ भी फील हो रहा है मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। लेकिन अगर हमारे जो जितने भी हमारे जो वन्य जीव हैं या हमारे साथ जो रहने वाले जीव हैं, वो क्या है, उनके पास भी सब कुछ है। वो देखते हैं, सुनते हैं, सेंसेस उनके पास हैं, तो लेकिन वो बोल नहीं पाता, वो कह नहीं पाता कि आपको वो कितना आपके लिए ऑनेस्ट है। तो जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वो हमको जानवरों से बिल्कुल अलग करती। और वही हमारे सबसे ज़्यादा, जो हम विकास की बात कर रहे हैं, वो हमारे जो कम्युनिकेशन है, जब हम आपस में बात करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नए नए खोजें करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। तो हमने खोज करनी शुरू की, हमने आग की खोज की, उसके बाद एक बहुत बड़ी खोज की हमने। अच्छा, आपने देखा होगा जब हम जंगल पे आधारित थे तो हम आपस में क्या करते थे कि हमने फिर अन्न की खोज की। हमने कहा अब हम खाना जो है वो उगा के खाएंगे। तो हमने खेती बाड़ी शुरू की, और खेती बाड़ी शुरू की तो तब तो पैसा होता नहीं था। तो हम क्या करते थे कि एक दूसरे के बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं, या फिर वस्तु विनिमय जिसको कहते हैं, कि आपके यहाँ गेहूं हो रहा है, मेरे वहाँ धान हो रहा है, तो मैंने आपको धान दे दिया, आपने उतना ही मुझे गेहूं दे दिया। तो ये बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, और फिर हम अपनी आवश्यकताओं को ऐसे पूरी करने लगे। हमें जो जो जरूरत होती, हमने दालें उगाना शुरू की, कई सुनार की, और धीरे 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 क्या हुआ, हमने और विकास किया और विकास किया। फिर हमने फिर एक बहुत बड़ी खोज की, पैसे की खोज, मुद्रा की खोज। जो हमने मुद्रा की खोज की, आप जब राजा महाराजाओं का टाइम देखते हैं ना, तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी, स्वर्ण मुद्राएं, या स्वर्ण मुद्राओं से हम लोग खरीदारी करते थे। तो वो मुद्राएं जैसे ही हमने पैसे का आविष्कार किया, तो जो हमारा ग्रोथ था, जो हमारा डेवलपमेंट था, वो बहुत तेज होने लगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है, हम चीज़ें खरीद सकते हैं। फिर हमें लगा कि नहीं, हमने अब अच्छे घर बनाने चाहिए। फसल हम उगा रहे हैं, अब हमने अपने लिए घर बनाना शुरू किया। तो क्या हुआ, जानवरों की तो वही आवश्यकता है, जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं या वो हैं, उनकी तो वही आवश्यकता है, उनको खाना चाहिए और उनको एक स्पेस चाहिए रहने के लिए, बाकी उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उनको ऑक्सीजन वगैरह उसको प्राकृतिक रूप से मिल रही हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। हमें घर चाहिए, फिर हमने कहा नहीं, हम अब पढ़ना सीखेंगे। फिर हमने पढ़ना शुरू करा, फिर हमको स्कूल चाहिए, फिर हमने स्पोर्ट्स में काम करना शुरू करा, हमें स्पोर्ट्स सेंटर चाहिए। फिर धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। फिर हमने कहा नहीं, हमें तो अब फैक्ट्रीज भी चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज भी चाहिए, हमें रोड भी चाहिए। एक गांव हमने बसाया, एक समुदाय के लोग रहते हैं, दूसरे गांव में गए, उनको फिर ज़मीन चाहिए थी, दूसरा समुदाय शुरू हुआ, उन्होंने वहाँ की ज़मीन ली, फिर हमने कनेक्ट करने के लिए रोड ली। धीरे धीरे क्या हुआ, जितनी जितनी हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, हमने क्या किया, विकास तो किया, साथ में क्या किया, विनाश तो नहीं कहेंगे, हमने जो जंगल है उनको काटना शुरू करा। जैसे अगर आपको रोड चाहिए तो क्या होगा, जंगल काटेंगे तब आपको रोड चाहिए। आपको फिर ट्रेन चलानी है तो कितने जंगल काटने होंगे तब आपको रोड चाहिए। उन सब में हमने क्या किया, इस चीज को बिना जाने कि हम लोगों को जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो किसी के लिए उनके घर को छीन रही हैं, हमने उसमें फैलाव शुरू करा, और धीरे धीरे उनके घर में एक तरह से कब्जा कर लिया। तो क्या है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी। उसके बाद फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो बढ़े, इसके अलावा हमारे जितने भी इंक्रोचमेंट था वो बढ़ा, और हमने धीरे 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 वनों को अधिकांश क्षेत्र अपने हाथ में ले लिया।
और हम कहते हैं कि लेपर्ड ने आके हमारे लोगों को इंजर्ड कर दिया, हाथी ने हमारा खेत रोध दिया, सुअर ने हमारा फसलें बर्बाद कर दी। लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि हमने उनके क्षेत्र में अपने गांव बसा दिए, अपने एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पर कर दी। वो सिर्फ हमें देख रहे हैं और फिर हमें अपने को बचाने के लिए, अपने भोजन के लिए, क्योंकि अब उनको भोजन नहीं मिल रहा है तो भोजन की तलाश में वो लोग बाहर आ रहे हैं, या फिर अगर हम उनको लग रहा है कि इनसे हमें खतरा हो रहा है तो वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं आज की डेट में मानव वन्य जीव संघर्ष। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? वनों का कटाव। इसके अलावा लॉस ऑफ हैबिटेट। किसके हैबिटेट का लॉस हो रहा है? जानवरों के। उसका जो है हमने उनके वहाँ पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है। डिक्लाइन ऑफ प्रे मींस शिकार करने के लिए अब हमें जमीन नहीं मिल रही है, वन नहीं मिल रहे हैं। इंज्यूर्ड और ओल्ड एनिमल्स। इसके अलावा ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। सबसे बड़ा जो कारण है, 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 1.7 बिलियन हमारी है। तो क्या है कि जनसंख्या ग्रोथ जो है, अब एक व्यक्ति को उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसके हिसाब से उसको ज़मीन भी चाहिए, घर भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जितना पॉपुलेशन ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा हम वनों पर आधारित हो जाएंगे, उतना ज़्यादा हम वनों का कटाव करेंगे, उतनी ज़्यादा हमें फैसिलिटी चाहिएगी। और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को एक अच्छा जीवन मिले, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे क्षेत्र में नुकसान पहुंचाएं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो उसका सबसे बड़ा कारण है। अब देखिए, ये जो मैं सारी बात कर रही थी उसको अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल, ये वाला देख रहे हैं ना, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें एक पेड़ दिखा जा रहा है और एक टाइगर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की बात करते, उनको और हमारा जो आपस में एक कनेक्शन है उसकी बात करते, तो क्या विनाश की ओर को जाते? नहीं, हम सोचते कि अगर एक पेड़ हम काट रहे हैं, हम 10 पेड़ लगाएंगे, या जो जंगल में जो जानवर रह रहे हैं उनके लिए उनका डेंस फॉरेस्ट जो है, उनका घर है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। इस बात पर चर्चा अगर हम करते तो जो आज हम समस्या देख रहे हैं, जो हम संघर्ष कर रहे हैं, वो नहीं होती। हम क्या कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट इज हियर, संघर्ष यहाँ है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हमने कहा हमें तो घर चाहिए भाई, बड़ा घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, हमें तो लैंड चाहिए, अच्छी एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, और उसमें हमको अच्छी कृषि चाहिए। हमने कहा हमें बहुत अच्छे अच्छे स्टेडियम्स चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और उस इंटरेस्ट में उनके घर को कहीं ना कहीं उनका विनाश कर रहे हैं, उन जंगलों का कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? क्योंकि हम उनके इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, उनको सेफ होने की बात तो नहीं कर रहे हैं अभी तक। जब फिर ये संघर्ष शुरू हुआ, जब वो लोग हमको लगा कि वो लोग हमारे क्षेत्र में आ गए और हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जब हमने एग्जैक्टली उसको पूरा देखा तो देखा कि हमने उनके क्षेत्र को इन्फ्रिंजमेंट किया है। इसलिए हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट की, अपनी सुविधा की, अपने अच्छी तरह से रहने की में इंटरेस्टेड थे, उसी पे इंटरेक्शन करते थे। इसीलिए आज की डेट में ये संघर्ष शुरू हुआ है। अब कौन से एरिया अफेक्टेड होते हैं? अगर आप किसी फॉरेस्ट लैंड में अपना घर बना देंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होगा? उसी गांव में होगा, है ना। तो जो वन के किनारे गांव हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट शुरू होता है, और पहले फॉरेस्ट था, उसको काट के हमने अपने एक गांव बसा दिया, वहाँ समुदाय बसा, तो जानवर सबसे पहले कहाँ आएंगे? वन्य जीव उसी में आएंगे। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया क्या होगा? जहाँ पर वन के किनारे जो विलेजेस हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्टेड एरिया। जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पर हमने प्रोटेक्ट कर दिया उस एरिया को वन्य जीवों के आने से, और जबकि वो उनके खाने की चीज़ें वहाँ पर उनको मिल रही हैं, उनका भोजन उनको मिल रहा है, तो वो इफेक्ट होंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड, जो हाथी है या फिर हमारे भालू है या फिर जो जंगली सुअर हैं, आज की डेट में आप देखेंगे किसी भी मंदिर में आप जाते हैं तो आपको बंदर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर आप जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारी, जैसे राजा जी नेशनल पार्क है, या वहाँ जाएंगे तो हमें तो आप देखेंगे ऋषिकेश को अगर आप जाएंगे तो हाथी बाहुल्य क्षेत्र लिखा रहता है, क्योंकि उनके जो जंगल है उन पे हमने रोड बना दी बीच में। अब एक जंगल से दूसरे जंगल में हाथी में जाना है तो क्या करेगा? वो ये थोड़ी देखेगा कि ट्रैफिक आ रहा है, वो तो अपनी मस्त चाल से चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है उसके बीच में हमने खेत बना दिए, तो उसने खेत को रोकता हुआ हाथी चला गया, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो कौन से होते हैं जो हम कह रहे हैं हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं? एक तो टाइगर है, और लेपर्ड है, एलिफेंट है,
बियर है, अभी आपने एक वीडियो देखा, एक जो बियर था, जो भालू था, उसके मुंह में कनिस्तर चला गया था। कनिस्तर अब क्या हुआ, जैसे जिस घर में वो आया होगा उसी की लैंड है, वो उस घर में आया, उसने देखा कि उसको पानी चाहिए होगा, तो कनिस्तर लगा हुआ रखा हुआ था जिसके ऊपर का हिस्सा नहीं था, उसने उसमें मुंह डाला और वो फंस गया। तो आपने देखा होगा, फिर वो वीडियो एक वायरल हो गया, वो सीसीटीवी में आ गया। अब हमारे पास सीसीटीवीज है ना घरों में, तो सीसीटीवी में आ गया और वो वायरल हो गया। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी गई, फिर वो लोग आए और उन्होंने उसको उससे निकाला और उसको हार्म नहीं किया, उसको निकाला और उसको जंगल में छोड़ा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो रियासी इलाके में आ गया और उससे, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी। अब इनके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, देखो जब संघर्ष होता है ना, हमारे साथ हो रहा है, हमारा और वन्य जीवों का संघर्ष हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों को इफेक्ट करेगा। तो ह्यूमन इफेक्ट क्या है, लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी, जो हम पढ़ रहे हैं लगातार, इसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई, घास लाल जाते हुए महिला की डेथ हो गई, ठीक है ना। और कई बार जब हम उनके क्षेत्र में चले जाते हैं तो वो इंजर्ड हमें भी कर देते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी, ये हम बार बार बात कर रहे हैं, क्रॉप्स को और वो हाथी उसको करता है। और इकोनॉमिक लॉसेज, इकोनॉमिक लॉसेज क्या है, आर्थिक रूप से हमारी हानि हो रही है। अब देखिए, हम देश की जब जीडीपी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करते हैं। अब अगर किसानों ने अपनी बहुत अच्छी फसल लगाई है और हाथी ने आके रोक दिया, तो क्या होगा, उसके पास तो पैसा आएगा नहीं, कहाँ से बेचेगा वो। या फिर आपका हाउस तोड़ दिया, आपका घर तोड़ दिया, फिर आपको घर को बनाने के लिए पैसा लगाना है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आर्थिक रूप से हानि हो रही है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। ठीक है, इसी के अलावा उनको भी इम्पैक्ट हो रहा है, हमारे तो ये सब हो ही रहे हैं, उनको भी इम्पैक्ट हो रहा है। उनको क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हैबिटेट, उनके जो घर हैं, उनके आवास हैं, हमने उनको इंक्रोचमेंट कर लिया, तो उनके घर अपने उनके पास नहीं है। या फिर इंजरीज और डेथ ऑफ एनिमल्स, जब वो हम पे अटैक करते हैं तो हम उनको, अपने को बचाने के लिए उनको कहीं ना कहीं हार्म करते हैं और वो उनकी भी डेथ होती है। ठीक है, संघर्ष हो रहा है दोनों के बीच में, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम, और पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। सोचिए, अगर एक छोटी सी चींटी भी है ना, वो भी हमारे इकोसिस्टम पे अपना कंट्रीब्यूट करती है। सारी तितलियां, आपको याद होगा बचपन में सुंदर सुंदर तितलियां हुआ करती थी, हम लोग पकड़ते थे, लेकिन आज की डेट में वो तितलियां नहीं दिखती। मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, बहुत छोटे उनकी बात करें जीवों की मैं, वो भी इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। अगर हमने उनको भी हार्म पहुंचाया, या फिर जंगल में आप देखेंगे कई तरह की छोटी छोटी बर्ड रहती हैं, बहुत सुंदर सुंदर बर्ड होती हैं, छोटे छोटे जीव रहते हैं, उनको अगर हमने हार्म पहुंचाया तो क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम बैलेंस जो होगा डिसबैलेंस हो जाए। आपने पूरा समझा ना, वाइल्ड लाइफ और कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्या संघर्ष कर रहे हैं, उपाय क्या करेंगे। आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात है जो आप बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें सबको मिलके साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसीलिए सारी सारी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जितनी भी हो रही हैं, वो लोग हम कर रहे हैं। पहली बात होगा, डू नॉट हार्म, कोई भी ऐसा जीव अगर हमारे वहाँ जाता है, और सबसे पहले हम सूचना देते हैं ना फॉरेस्ट विभाग को, आपको लेपर्ड दिख गया, अवेयरनेस होती है, ये सब होता है, तो उसको हार्म नहीं करना है, उसको मारना नहीं है, उससे बचने के उपाय करने। ठीक है, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग इश्यूज एंड कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, भोजन की तलाश में आ रहा है, या कई बार नरभक्षी हो जाते हैं वो लोग, तो मानव के उसकी तलाश में आ रहा है, तो इश्यू क्या है उसको हमको पहले समझना पड़ेगा। इसके अलावा साथ में मिलके काम करना पड़ेगा, जो कम्युनिटी है, जितने हम लोग समुदाय में जो लोग रह रहे हैं, उनको मिलके विभाग का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे हमारे क्षेत्र में आ गया तो विभाग आके करेगा, मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं, हम लोग को मिलके काम करना पड़ेगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड साइंस एंड पॉलिसी, जैसे आप लोगों को दी जा रही है ये ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन किया जा रहा है, तो आप लोग के दिमाग में कुछ ऐसे उपाय आ रहे हैं, सजेशंस आ रहे हैं, कुछ पॉलिसी बनाने की बात हो रही है, या जो हमारे अधिकारीगण हैं उसमें ऐसी बात हो रही है, कुछ नए इनोवेशंस हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे। अभी इनोवेशंस में आपको बताऊंगी। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी जो पाथ होगा, जो सस्टेनेबल क्या होता है, जो हम बहुत 40 साल 50 साल के लिए कोई योजना बनाते हैं, सस्टेन करती है, जो लगातार होती है, उसको सस्टेन कहते हैं। तो ऐसी क्या योजना हम बना ले जो सस्टेन करे। अब हाउ टू मैनेज, जो मैंने आपसे कहा था, कम्युनिटी अवेयरनेस। अब देखिए, आप लोग 100 लोग हैं, ठीक है, आपको समझ में आया आज हम लोग किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। अभी हम फॉरेस्ट फायर पे भी बात करेंगे। तो जितना आपके समझ में आया, आप बच्चे हो अभी, कुछ तो समझ में आया होगा ना कि क्यों संघर्ष हो रहा है, हमने क्या किया। तो आप 100 लोग जाके आप अपने दोस्तों को बताएंगे, आप अपने परिवार वालों को बताएंगे, आप अपने पड़ोसियों को बताएंगे, तो क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। अगर एक बच्ची ने 5 लोगों को भी बताया और 100 बच्चों ने उसको मल्टीप्लाई करके देखे, तो क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी
कि हमको आज आप अपने परिवार में बताएंगे। तो कम्युनिटी अवेयरनेस, इसके अलावा कम्युनिटी के लिए अरेंजमेंट करता है डिपार्टमेंट, उनको भी ये अवेयरनेस की ट्रेनिंग्स या फिर कैंप वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा पेट्रोलिंग हमें देखना पड़ेगा, अगर हमारे वहाँ एक बार भी, क्योंकि अब तो सीसीटीवी विजिलेंस बहुत है, अगर आप देखेंगे कि अगर लेपर्ड आ रहा है तो पेट्रोलिंग आप अपने तौर पे भी कर सकते हैं या डिपार्टमेंट को सूचना देके भी पेट्रोलिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपनसेशन जो डिपार्टमेंट दे रहा है, अगर कोई ऐसा लॉस हो गया तो अगर कंपनसेशन मिलेगा तो लोग साथ देना शुरू करेंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस स्कीम्स, जो जानवर है या फिर जो मनुष्य हैं उनकी इंश्योरेंस की भी बात होनी चाहिए। इसके अलावा क्विक रिस्पांस बाय रेस्क्यू टीम विद ऑल इक्विपमेंट, जो भी रेस्क्यू टीम है उसकी वेल ट्रेनिंग होनी चाहिए और वो ताकि जानवरों को पकड़ सके। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग एंड रिसर्च की हम बात करते हैं। रिसेटलमेंट स्कीम्स, कि अगर ऐसे बहुत फॉरेस्ट के बगल में ही जो गांव है उनको कहीं रिसेटलमेंट किया जा सकता है, उनको आवास कहीं और दिया जा सकता है ताकि जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो हो रहे हैं उससे वो बच पाएँ। इसके अलावा इनडायरेक्ट कंपनसेशन फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, व्यूइंग, टूरिज्म, सफारी, ऐसे जब हम जाते हैं ना, यहाँ नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर जाते हैं, सफारी कर रहे हैं, देखा टाइगर आ गया, शेर आ गया, तो उसने अगर इंजर्ड किया है तो उनको कंपनसेशन की बात की जानी चाहिए, तभी हमारा टूरिज्म बढ़ पाएगा। नेक्स्ट, कम्युनिटी अवेयरनेस की बात करें, लोगों को जाके आप लोग भी बताएंगे और डिपार्टमेंट भी उनको उसी क्षेत्र में जाके कुछ ना कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे लोगों को समझ में आए कि ये हमारा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कौन सा एनिमल आ सकता है और उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। जब तक आप विभाग को सूचना दे रहे हैं उससे पहले ही अगर लोग अवेयर हैं तो वो अपनी रक्षा कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम पेट्रोलिंग की बात करते हैं कि रात को अगर ऐसा है तो लोग आपस में मिलके पेट्रोलिंग कर लें, ताकि आपने देखा होगा ना, बहुत ऐसे वीडियोस हमें दिखते हैं जिसमें शेर बिल्कुल घर के अंदर भी घुसा है, होटल्स में घुसा है। नैनीताल में तो एक होटल के अंदर ही घुस गया था और वो फिर क्योंकि वहाँ पर सुनसान एरिया था तो वो चला गया। अगर उसको कोई फिर ऑब्जेक्ट दिखता या कोई प्राणी दिखता तो उसको मारता है ना, तो कैसे हम उससे निजात कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपने मचान देखा होगा, उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी दूर तक का जंगल है और कहाँ से ऐसी कुछ घटना हो सकती है। इसके अलावा इंटेंसिफाई ह्यूमन विजिलेंस, जैसे हम कह रहे हैं कैमरे लगे हुए हैं अब, क्योंकि अब हमें पता है कि हम जिस रियासी इलाके में रह रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई भी वन्य जीव है, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल है वो आ सकता है, तो हमने वहाँ पर कैमरे लगाना है। इसके अलावा थर्मल कैप्चर की बात है, CCTVs वगैरह जो हमारे एडवांस गैजेट हैं उसको हम लगा सकते हैं। सोलर या इलेक्ट्रिक फेंसिंग्स क्या है कि हमने जहाँ पर वो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हल्का सा करंट, ताकि वो जानवर को नुकसान तो न पहुँचाए, लेकिन जब वो चढ़ के पार कर रहा है तो उसको हल्का सा करंट लग जाए ताकि वो डरे और फिर वो लौट जाए। ठीक है, ऐसे ही रिसर्च एक्शन प्लान, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे आपको दी जा रही है, आपकी कैपेसिटी बिल्ड की जा रही है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अब देखिए ये आपको दिख रहे होंगे ना, फॉरेन की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हमारा देश भी उसमें पार्टिसिपेट करता है कि हम कैसे मिटिगेट करें, हम कैसे इसका न्यूनीकरण करें। जैसे अगर आप वन पंचायत जानते हैं ना, वन पंचायत क्या होती है, किसी भी गांव में एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है उसको फॉरेस्ट के लिए ही वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ही होगा, उसको वन पंचायत कहते हैं। तो वन पंचायत से हमें इमारती लकड़ी मिलती है, हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। अगर हमने वहाँ से लकड़ी लेनी है, अगर किसी को लकड़ी लेनी है तो वहाँ से वो परचेज करेगा उस लकड़ी को। ये नियम बना है गवर्नमेंट का, एक अगर पेड़ वो काटेगा तो 10 पेड़ लगाएगा। इसका अर्थ क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को, और उसकी कीमत देगा, उसकी कीमत देगी, उसका जो बाजार मूल्य है, जितनी लकड़ी कॉस्टली होगी या जितनी अच्छी लकड़ी होगी, जितनी उसकी कॉस्ट होगी मार्केट में, उसकी कॉस्ट तो वो देगा ही देगा, साथ में वो लिखित देगा कि इस लकड़ी के बदले मैं 10 पेड़ और लगाऊंगा। तो क्या हुआ, एक पेड़ कटा हमारे और हमको 10 पेड़ मिले तो 9 पेड़ कम से कम एक्स्ट्रा मिले, है ना। तो ऐसे नियम बने हैं। या फिर प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पर आप अपना घर नहीं बना सकते, या फिर डिपार्टमेंट की ओर से प्रोटेक्टेड एरियाज जो होंगे उनके नियम बने होंगे। अगर आप देखते हैं ना, जब जंगल में जाएंगे तो आपको फॉरेस्ट के लोग मिलेंगे जो, अगर आप लकड़ी काट के लेके आ रहे हो जो इमारती लकड़ी हैं, तो वो आपसे जुर्माना लेते हैं। तो ऐसे नियम क्या होता है, वो गवर्नमेंट बनाती है, वो डिपार्टमेंट बनाना है। तो 2 तरह से है, एक तो कम्युनिटी, जितने लोग हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि हम भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं, और एक डिपार्टमेंट है जो इसी के लिए बना है, वो भी इसमें काम कर रहा है। अब ये कंक्लूजन है कि जब तक का हम सब मिलके काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, सब लोग इसको फेस कर रहे हैं। और देखिए, हम अखबारों में जब न्यूज़ पढ़ते हैं ना,
तो हमें लगता है कि चलो, जैसे हमने कहा ना, कुछ पहले एक महिला की डेथ हो गई, उस महिला की डेथ हो गई, हम सिर्फ जानते हैं, हमें थोड़ी देर के लिए दुख हुआ जब हमने, लेकिन लेकिन जब तक हम उसको फील नहीं करते, अगर हमारे घर में किसी के साथ ऐसा हो गया, हम उस एरिया में रहते हैं, टाइगर ने आके, इवन हमारे जो डॉग हैं या हमारे परिवार जो हमारे लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं, उनमें से भी किसी को हार्म किया, उसमें से भी किसी को खा लिया, तो क्या होता है, तब हमें पता लगता है एक्चुअल कि कितना खराब है ये सब, जब अपना चला जाता है। ऐसे मौत की खबरें हम बहुत सुनते हैं, तो ऐसा हम तक ना आए, क्योंकि हम भी इसी समाज में रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इस समाज में रह रहे हैं तो हम तक ये सब ना आए, तो हमको अवेयर होना पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि हम सब लोग मिलके ये जो संघर्ष है, इसको हम मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, आप लोग के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, कम्युनिटी के माध्यम से और डिपार्टमेंट को साथ मिलके। थैंक यू सो मच।